नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म रेंज लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज की शानदार क्लास में हम कक्षा 12 विलेन नामक चैप्टर के अंतर्गत आने वाले विलेयता को डिस्कस करेंगे। और विलेयता को पढ़ने के बाद हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, कुल 5 टॉपिक आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कराने वाला हूं मैं। तो लेक्चर को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा ही लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेनरी का नियम हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है और इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग पूछा जाता है। विलेयता भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो पूरे लेक्चर को देखें, कहीं पर भी इस लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम शानदार लेक्चर की विलेयता से। विलेयता किसे कहते हैं दोस्तों? विलेयता को हम अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, घुलनशीलता। किसी किसी बुक में घुलनशीलता शब्द लिखा हुआ है। तो विलेयता, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, तीनों ही शब्द एक ही हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। मान लीजिए एक विलायक है जिसकी मात्रा 100 ग्राम है। इसमें आपने विलेय को ऐड करना शुरू किया। आप विलेय को ऐड करते जाएंगे। जितना विलेय विलायक में घुलेगा, जितना अधिकतम विलेय विलायक में घुलेगा, वही उसकी मात्रा उस विलेय की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। यानी जितनी अधिक विलेय की मात्रा विलायक में घुल जाएगी, वो उस विलेय की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। बशर्ते एक शर्त है कि आपका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। यानी जो आपका सिस्टम था, निकाय था, उस निकाय का जो ताप होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, तापमान क्या होगा? एक निश्चित तापमान पर आप विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोलेंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। आइए हम विलेयता की परिभाषा को यहाँ पर लिख देते हैं और इसके बाद अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो विलेयता किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए? एक फिक्स होनी चाहिए। विलायक की इसमें निश्चित मात्रा में, यानी विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में। और विलेय की अधिकतम मात्रा, यानी विलेय जितना ज्यादा घुल सके आपका, विलेय की अधिकतम मात्रा यानी अधिक से अधिक जितना विलेय आपका विलायक में घुल सके, विलेय की अधिकतम मात्रा, उस विलेय की विलेयता कहलाती है। उस विलेय की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। आई बात समझ? यानी किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। यानी जितना ज्यादा आप विलेय उसमें घोल सकते हैं, अधिक से अधिक, वही उस विलेय की जो मात्रा है वो उसकी विलेयता कहलाएगी। आई बात समझ? अब हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 प्रकार की विलेयता दी उसने, एक ठोसों की द्रवों में विलेयता, एक गैसों की द्रवों में विलेयता। 2 टॉपिक दिए हुए, हम इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके यहाँ पे ला रहे हैं आपके सामने और 3 कंडीशंस बना रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे, क्योंकि अलग अलग इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर देते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं, मजा आएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक से। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 पर आता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। क्या आता है? विलेय तथा विलायक की प्रकृति। आइए पहले इसको नोट कर लीजिए। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 पर विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायकों की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी बुक में आपकी एक लाइन दी हुई है विलेय तथा विलायक की प्रकृति में कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट। क्या होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट? इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ होता है समान समान को घोलता है। देखिए, समान समान को घोलता है, इसका सीधा अर्थ मैं आपको बताता हूं। समान समान को घोलता है अर्थात लाइक डिसॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा भैया, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। क्या कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। सीधी सीधी बात इसकी ये है। तो इसमें कौन सा काम करता है कॉन्सेप्ट? लाइक डिसॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट।
लाइक डिजोल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट, समान समान को घुलता है। मतलब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे ध्रुवी विलायक में घुलता है, और अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक में घुलता है। ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक में घुलता है और अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक में घुलता है। अध्रुवी विलायक में घुलता है। ठीक है, ये था आपका लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट, यानी समान समान को घुलता है। उदाहरण के तौर पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस होती है वो जल में अत्यधिक विलेय होती है, लेकिन जो आपकी ऑक्सीजन O2 गैस होती है वो जल में कम घुलनशील होती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और जो जल है ये दोनों ही क्या है, ध्रुवीय हैं, इसलिए दोनों आपस में घुल गए। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अध्रुवीय है और जो जल है वो ध्रुवीय है, इसलिए ध्रुवीय अध्रुवीय में कम घुलेगा, यानी कम घुलनशील होता है। ठीक है, जैसे नैफ्थलीन और बेंजीन एक दूसरे में अत्यधिक घुलते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, अध्रुवीय। कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl और शर्करा, ये दोनों ही आपके जल में अत्यधिक घुलनशील हैं, लेकिन जो नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी जल में कम घुलनशील है, क्योंकि मैं अभी आपको बताया हूं कि जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है और क्या नाम बेंजीन है, ये सभी क्या है, ये अध्रुवीय हैं, इसलिए ये जल में कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, और जो NaCl है ये सभी क्या है, ध्रुवीय है, इनमें Na प्लस Cl माइनस होता है, तो ये जल में क्या हो जाते हैं, अत्यधिक घुलनशील होते हैं। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया, आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब नंबर 2 पर हम देखेंगे ताप का प्रभाव, यानी ताप बढ़ाने और घटाने में किस प्रकार का हमारी घुलनशीलता पर प्रभाव पड़ता है। तो रिएक्शंस हमारी 2 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नंबर 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने क्लास 10th में इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। जब आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उस समय आपके डेल्टा H का मान जो होता है 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव होता है, और जब आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तब आपका डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है अर्थात 0 से कम होता है। आई बात समझ? ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर आप, जब आपकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है उस समय अगर आप ताप को बढ़ा देते हैं तो आपकी घुलनशीलता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जिस समय आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है उस समय आप अगर ताप को बढ़ाते हैं तो आपकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों ही पॉइंट को आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दाब के प्रभाव की तरफ। एक बात और, किसी गैस का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। आप जब भी किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती। ऊष्मा हमेशा क्या होगी, मुक्त होगी जब आप किसी गैस को द्रव में घोलेंगे, अर्थात ये वाला प्रक्रम होगा। यानी अगर आप किसी गैस को द्रव में घोलते हैं और आप उसको ताप बढ़ा देते हैं तो आपकी घुलनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ? आपकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी किसी गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऐसी कंडीशन में ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये बात हमेशा याद रखना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दाब के प्रभाव की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। अब नंबर 3 पर हम देखेंगे दाब का प्रभाव, यानी जब हम दाब को बढ़ाते या घटाते हैं तब विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस घटक की यानी कारक की हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि दाब का प्रभाव ठोस और द्रव में नहीं लागू होता है। ठोस और द्रव में नहीं लागू होता है, क्योंकि ठोस और द्रव जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य। ठोस और द्रव असंपीड्य होते हैं, मतलब आप इन पर कोई दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। असंपीड्य होते हैं, आप इन पर दाब लगाएंगे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो गैस होती है वो होती है संपीड्य, यानी गैस पर अगर आप दाब लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा, यानी ये संपीड़ित की जा सकती है। गैस संपीड्य होती है
और ठोस और द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। यानी दाब का ठोस और द्रव पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गैस पर पड़ेगा, गैस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहां से जल भरा हुआ है और ये इसका ढक्कन है, और यहाँ पे क्या है, गैस है। क्या है ये गैस है। आपने पिस्टन से इसको नीचे दबाया, जब आप दबाओगे तो ये जो गैस है आपकी, इसका क्या होगा, आयतन क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसका गैस का क्या होगा, आयतन कम होने लग जाएगा। यानी गैस क्या है, संपीड्य है। आपने दाब लगाया, इधर से आपने क्या लगाया, दाब लगाया, तो गैस का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। यानी गैस जो है संपीड़ित की जा सकती है, गैस का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो दाब का प्रभाव गैस में क्या दिखाई पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये गैस इस जल में क्या हो जाएगी, घुलने लग जाएगी। जल क्या, सॉरी जल नहीं, मतलब कोई भी विलायक हो सकता है। ये क्या है, विलायक है। ये जल भी हो सकता है और कई प्रकार के विलायक, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो गैस भरी है, आप अगर दाब बढ़ाओगे तो ये गैस क्या हो जाएगी, विलायक में घुलना प्रारंभ हो जाएगी। यानी दाब बढ़ाने पर इस गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या पता चला, जो दाब का प्रभाव है उससे गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बोलिए, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन ठोस और द्रव में जो होता है दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, बता देंगे। क्योंकि ये दोनों असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पड़ता है तो ना के बराबर पड़ता है। आई बात समझ, नोट कीजिए इसको। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, बर्तन है आपका कोई, ठीक है, ये आपका कोई बर्तन, इस बर्तन में यहाँ पे कोई द्रव भरा हुआ है। क्योंकि हेनरी का नियम जो था वो गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए था। एक बात हमेशा याद रखना, हेनरी का नियम किस लिए था, गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए था। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव हो सकता है, और यहाँ पर गैस है। ये जो खाली वाली स्पेस है ना, यहाँ पर क्या है, गैस है, ठीक है, ये गैस है। अब क्या है, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया ऐसे, ये दबाने के लिए, बर्तन बंद है आपका, ठीक है। यहां से मैं दाब लगाऊंगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर, बोलिए, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने दाब को बढ़ाया तो ये गैस का आयतन कम होगा और ये गैस इसमें द्रव में घुलना प्रारंभ हो जाएगी। यानी हम गैस का आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो गैस इसमें घुलती जाएगी। जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस इसमें द्रव में घुलेगी, और हम उस समय गैस का मोल प्रभाज निकालेंगे अगर द्रव में, तो वो भी ज्यादा आएगा। इससे हमें क्या पता चला कि जो प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल प्रभाज ऑफ गैस। आई बात, एक्स क्या है, ये मोल प्रभाज है, किसका है, गैस का। यानी जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतने ही ज्यादा जो गैस है वो इस द्रव में घुलेगी, और उतना ही ज्यादा इस गैस का क्या आएगा, मोल प्रभाज आएगा। यानी प्रेशर ऑफ गैस जो है ये, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह आएगा। यानी प्रेशर ऑफ गैस समानुपाती है किसके, मोल प्रभाज ऑफ गैस के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। यानी जितना ज्यादा आप यहाँ पे प्रेशर दाब लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस इस द्रव में घुलेगी, और उतना ही ज्यादा इसका क्या आएगा, मोल प्रभाज आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पे बराबर का लगाएंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, KH इंटू प्रेशर। ये हमारा हेनरी का नियम है। ये क्या है, हेनरी का नियम, यही हमारा हेनरी का नियम है, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं हेनरी का नियम और अच्छे से। किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज, किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज विलयन के ऊपर स्थित गैस के
विलयन के ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। विलयन के ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब के बराबर नहीं, सॉरी, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, तो किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज विलयन के ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात P जो है समानुपाती होगा मोल प्रभाज के। ठीक है, अब इसका चिन्ह हटाएंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे KH इंटू एक्स। अब ये जो आपका KH है ये क्या है, तो ये जो आपका KH है ये हेनरी नियतांक है। क्या है, KH हेनरी नियतांक। KH क्या है, हेनरी नियतांक। ठीक है, और अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। अभी KH के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप हेनरी का नियम समझ गए होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते। दोस्तों, हेनरी नियतांक के बारे में ये दो पॉइंट है, इनसे बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आइए दोनों को जल्दी से समझ लेते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ज्यादा टफ नहीं है। तो कह रहा है हेनरी नियतांक जो आपका KH था, जिसे हम हेनरी नियतांक अभी हमने समझा था, तो इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसका, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि KH का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उसमें से आपका एक ऑप्शन होगा गैस की प्रकृति। KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और नंबर 2 दूसरा पॉइंट है आपका, जिस गैस की विलेयता कह रहा अधिक होती है, यानी जो गैस क्या नाम द्रव में अधिक विलेय होगी, जो गैस द्रव में अधिक विलेय होगी उसके लिए KH का मान क्या होगा, कम होगा। यानी अगर किसी गैस की द्रव में विलेयता ज्यादा है तो KH का मान कम, और किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या है, कम है, तो KH का मान ज्यादा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में इससे कई बार क्वेश्चन बना है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम हेनरी के नियम की सीमाओं की तरफ। 3 सीमाएं हैं, उनको भी जल्दी से समझ लेते हैं और इसके बाद हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं, और यही इसका लास्ट टॉपिक होगा और लेक्चर का द एंड हो जाएगा। नोट करिए दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा हेनरी का नियम। दोस्तों, अब हम हेनरी के नियम की सीमाएं देखेंगे। तो हेनरी के नियम की सीमाओं में ये 3 पॉइंट आपके सामने मुख्य रूप से हैं। तो अब मैंने आपके सामने 3 लिख दी, आप इनमें से याद करके 2 कोई भी लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, गैस का जो दाब है आप लगा रहे हैं वो ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा आप दाब नहीं लगाएंगे वरना हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 2 कह रहा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, मतलब ताप जो है आप इतना कम मत कर दीजिएगा कि हेनरी का नियम ना लगे, मतलब ताप जो है ज्यादा कम आपका नहीं होना चाहिए, सामान्य ताप होना चाहिए। नंबर 3 पर कह रहा है गैस द्रव से क्रिया ना करती हो, मतलब कुछ गैसें होती हैं वो क्या होती है, द्रवों से क्रिया कर लेती हैं और कुछ उत्पाद बना देती हैं। तो ऐसा ना हो कि ये ध्यान रहे हेनरी का नियम लगाते समय कि गैस ऐसी गैस द्रव में ना मिलाए जो द्रव से क्या कर ले, क्रिया कर ले। ठीक है, तो गैस द्रव से क्रिया ना करती हो, कोई भी गैस किसी द्रव से रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो, ऐसे ही केस में हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा हेनरी का नियम नहीं लागू होगा। अब हम बढ़ते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की तरफ। 3 अनुप्रयोग है, हमारी NCERT बुक में दे रखा है, उनको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए जो बोतल को है उच्च दाब पर सील किया जाता है। उस CO2 की उसमें विलेयता बढ़ाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक में की विलेयता बढ़ जाए, उस बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है, अर्थात दाब को बढ़ा दिया जाता है। जब दाब, आपको पता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में जो विलेयता बढ़ाने के लिए CO2 को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, सील किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ। नंबर 2 कि जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर क्या हो, आरोहक चढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि सतही स्थानों से वहां पर जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाती है तो इस प्रकार से वो आरोहक क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं।
तो ऊपर जो होता है क्या नाम पहाड़ियों पर, वहां पर जो होता है सतही स्थानों से वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये दाब कम हो जाने की वजह से हमारे शरीर में जो O2 होती है वो क्या होती है, उसकी मात्रा भी कम होने लगती है। और जब ये कम होने लगती है तो क्या होता है, हम लोगों को कमजोरी महसूस होने लगती है। इसीलिए कई कई जो आरोहक होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं वहां पर पहाड़ियों पर जाने में। सभी लोगों को नहीं सूट करता है वहां पर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। इन तीनों को ही यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा थ्योरी सहित, आप उसको नोट कर लेना। और नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।